हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। गुड डे ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू साइकोलॉजी स्पेशल। सो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो हमारा MPC 001 कॉग्निटिव साइकोलॉजी के ब्लॉक 1 यूनिट 2 लर्निंग एंड मेमोरी का पार्ट 2 होने वाला है, क्योंकि हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था अबाउट सेंसरी मेमोरी तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग आगे का डिस्कस करने वाले हैं अबाउट शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एग्जाम्स में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। ज़्यादातर जो शॉर्ट नोट्स हैं या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी पे ही आ जाते हैं, एंड दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी आ जाता है कई बार। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उससे पहले 1 मिनट में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था। तो जो हमारी सेंसरी मेमोरी होती है, हमने सेंसरी मेमोरी के बारे में पढ़ा था कि ये सेंसरी मेमोरी क्या करती है कि सिर्फ एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। तो हमने जो अपने सेंस ऑर्गन से देखा या सुना, जो भी सेंस किया हमने अपने ऑर्गन से, रिसेप्टर से जो भी हमने सेंस किया, उसे ये मेमोरी क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस में कन्वर्ट कर देगी, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशंस की लैंग्वेज को ही समझता है। ओके क्योंकि ये जो भी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, ये सारी चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो वर्बली हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ये वर्बल लैंग्वेज हमारा ब्रेन समझता ही नहीं है। हमारे ब्रेन को चाहिए इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। जो भी अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, ये चीज़ें भी क्या हो रही हैं, आपके ब्रेन में जाकर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हैं, तभी आपका ब्रेन समझ पा रहा है, तभी आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। नेक्स्ट हमने देखा था कि सेंसरी मेमोरी जो होती है बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होती है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं, जो हमारी विजुअल मेमोरी है वो हाफ सेकेंड्स के लिए होगी, और जो हम सुन रहे हैं, हियरिंग वाली जो मेमोरी है, ऑडिटरी मेमोरी जो हमारी है, वो 3 सेकेंड्स के लिए रहेगी। अगर हम इसे आगे प्रोसेस नहीं करते हैं तो ये मेमोरी वहीं पर डिके हो जाएगी आफ्टर फ्यू सेकेंड्स। अगर हम इस पे अटेंशन दे लेते हैं, थोड़ी सी चीज़ों को अटेंड कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इस पे अटेंशन देते हैं, तो ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाने के इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो नाउ आज का जो रियल टॉपिक है दैट इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है कि सबसे पहले तो हमारे पास ना बहुत कम स्पेस है। हमारा जो ब्रेन है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ब्रेन है, दिस इज़ आवर ब्रेन, तो इसमें इतना ही स्पेस है। आप इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन आप अगर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इसमें डाल दोगे, सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ गई। इसके अलावा आप और इन्फॉर्मेशन इसमें तब तक नहीं डाल सकते जब तक आप यहाँ से कुछ रिमूव नहीं कर देते। तो हमारे ब्रेन में एक लिमिटेड स्पेस होता है जिसमें हम अपनी मेमोरी को रख सकते हैं, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं। ओके, स्पेस इज़ द मेमोरी, तो उसमें आप इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ें कैसे जाती हैं, तो जब हम अपनी जो सेंसरी मेमोरी है उस पर कुछ सिलेक्टिव अटेंशन देते हैं। यहाँ पे जो टर्म है ना, सिलेक्टिव अटेंशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ों पे सिलेक्टिव अटेंशन देते हैं, लाइक हमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है, हम सिर्फ उसी पे अटेंशन देंगे, तो वो चीज़ें हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सेंसेस से बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हमें नहीं लगती है, या फिर हम उस पर अटेंशन ही नहीं देते हैं, तो वो चीज़ें हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं जा पाती हैं। कई बार क्या होता है कि लाइक आप कहते हैं कि मैंने एक झलक देखा, या मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये चीज़ सुनी, बट अब याद नहीं आ रहा, मैंने देखा तो था बट याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या देखा था। सो इस तरह से क्या होता है कि आपने उस पर अटेंशन ही नहीं दी थी, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं गया और वो चीज़ डिके हो गई है। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो स्टोर होती है एज साउंड, स्पेशली इन रिकॉलिंग वर्ड्स। जब आप वर्ड्स को रिकॉल कर रहे हो ना, तो एज अ साउंड हमारी जो मेमोरी है वो स्टोर हो रही है, क्योंकि वर्ड्स के लिए आपके में रिटर्न वर्ड्स तो आएंगे नहीं आपके ब्रेन में। आप अगर कुछ बोलना चाह रहे हो तो कोई चीज़ आपको रिटर्न दिखाई नहीं देती, जबकि आपको लगता है कि यस ये किसी ने कुछ बोला था, ऐसा आपने सुना था अपने सेंसेस से, अपने हियरिंग सेंस से सुना कि उसने ये बोला, और वो चीज़ आपके ब्रेन में एज अ वर्ड रिटेन हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, आप मूवीज़ में भी कई बार देखते हैं ना कि कुछ चीज़ें बार बार सुनाई दे रही हैं, किसी का कहा हुआ डायलॉग बार बार सुनाई दे रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, तो वो आपको क्या लगता है कि वो सच में ये चीज़ें सुनाई देती हैं? नो, मूवीज़ में तो ऐसे ही दिखाएंगे ना, इलस्ट्रेट तो वो ऐसे ही करेंगे।
जबकि होता क्या है कि वो चीज़ें हम रिकॉल कर पा रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमारे ब्रेन में इस तरह से वर्ड्स की फॉर्म में ही स्टोर हुई हैं। नेक्स्ट, इमेजेस की फॉर्म में भी स्टोर होती हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे गए, वहाँ पे आपको एक ड्रेस बहुत पसंद आई थी, लास्ट वीक आप उस शॉप पे गए थे। अब अगर आपकी फ्रेंड आपसे पूछ रही है कि वो ड्रेस कैसी थी, या आपके कोई फ्रेंड पूछ रहे हैं तो यार वो ड्रेस तो बहुत मस्त थी, उसका ये कलर था, उस पर जो बीड्स लगे थे ना वो तो बहुत ही प्यारे थे, एंड उसकी लेंथ ऐसी थी और वो ऐसा था ऐसा, आपने पूरा डिस्क्राइब कर दिया उसे अच्छी तरह से। कैसे कर पाए आप? क्योंकि आपके ब्रेन में वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो एज अ इमेज स्टोर्ड थी, तो आपने उसे पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया। इट वर्क्स बेसिकली द सेम एज कंप्यूटर रैम। तो हमारा जो ब्रेन है ना वो कंप्यूटर की रैम की तरह काम करता है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसमें भी लिमिटेड स्पेस होता है। जब भी आप अपने पीसी में देखेंगे तो उसमें रैम का जो स्पेस होता है वो लिमिटेड होता है। अगर वो स्पेस पूरा फिलअप हो गया तो उसके बाद आप उसमें और फाइल्स को नहीं डाल सकते और कोई इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं स्टोर करके रख सकते। तो वही सेम हमारे ब्रेन के लिए है। हमारे पास एक वर्किंग स्पेस होता है जिसमें हम अपना डेटा जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो डेटा क्या है? हमारे जो इन्फॉर्मेशन हमने जो गैदर की है फ्रॉम दी एनवायरनमेंट, तो उसे हम स्टोर कर सकते हैं। और जो चीज़ें हमें लगती है ना कि बेकार है, हमारे काम की नहीं है, उसे हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट लाइन आपके पास आती है, STM इज़ वल्नरेबल टू इंटरप्शंस और इंटरफेरेंस। तो इसका क्या मतलब हुआ? STM जो है वो वल्नरेबल है टू इंटरफेरेंस और इंटरप्शंस। अगर हमने अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में थोड़ा बहुत भी इंटरप्शन किया या इंटरफेयर किया तो वो मेमोरी जो है उसके चांसेस रहेंगे कि वो डिके हो जाए और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ना ही जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, आपको कोई चीज़ याद थी और आपने उसमें एक नई कहानी बना दी, तो वो हो सकता है कि आपका जो मेमोरी है ना वो चेंज हो जाए। जैसे कहते हैं ना कि ब्रेन वॉश किसी ने कर दिया, या ब्रेन वॉश तो वर्ड ठीक यहाँ नहीं रहेगा, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी चीज़ों को कुछ अलग ही, लाइक किसी ने कोई बात कही, उसमें हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेते हैं और अपनी ही कोई कहानी बना देते हैं, तो ये भी हो सकता है। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारे पास लिमिटेड कैपेसिटी है अप टू 7 पीसीज ऑफ इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि इंडिपेंडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 7 पीसीज ऑफ इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन को हम अपने पास रख सकते हैं, इतनी हमारे पास कैपेसिटी होती है। इंडिपेंडेंट मतलब जो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड ना हो, बिल्कुल जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, ऐसी 7 इन्फॉर्मेशन हम एक टाइम में अपने ब्रेन में रख सकते हैं। जो हमारी ब्रीफ ड्यूरेशन होती है ना उन आइटम्स की, वो 3 to 20 सेकेंड्स होती है। मतलब छोटी सी अगर ड्यूरेशन की बात करें तो 3 to 20 सेकेंड्स तक हम उनको रख सकते हैं अपने माइंड में। डिके अपीयर टू बी द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी लॉस। तो मेमोरी लॉस कैसे होता है? जब इन चीज़ों को हम भूलना स्टार्ट कर देते हैं, जब इन चीज़ों का डिके होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी लॉस। तो ये तो ईजी सी चीज़ थी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, मिलर्स मैजिक नंबर। ये जो मिलर्स मैजिक नंबर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जॉर्ज मिलर जो थे, उन्होंने जॉर्ज मिलर ने 1956 में एक स्टडी की और उसमें उन्होंने पाया कि हम एक बार में 7 आइटम्स को अपने मतलब 7 आइटम्स को रिमेंबर कर सकते हैं। हम अगर वन टाइम एक ही बार में हम 7 आइटम्स को रिमेंबर कर सकते हैं। अब 7 आइटम सबके लिए तो नहीं हो सकते, सारे इंसान तो एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी कैपेसिटी भी सेम नहीं होती है। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि 7 + -2। 7 + -2 का क्या मतलब हुआ? या तो हम 5 आइटम्स रिमेंबर कर पाएंगे, या हम 9 आइटम्स, मतलब 5 से 9 आइटम हम एक बार में रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से रिमेंबर कर सकते हैं उसे। तो इसके लिए उन्होंने ये जो नंबर 7 था ना, उसे उन्होंने मिलर्स मैजिक नंबर बोला। इनका एवरेज निकाला, ऑन एन एवरेज नंबर क्या आया था हमारा 7, जिसे इन्होंने मिलर्स मैजिक नंबर बोला। तो इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इन्होंने क्या किया था कि कुछ लोगों को लिया, उन्हें अलग अलग पिच के साउंड सुनाए थे। साउंड्स थे हमारे पास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी हो सकता है, उन्हें
ऑडिटरी स्टिमुलस दिए थे, तो डिफरेंट पिच के जो है वो साउंड्स इन्होंने लोगों को सुनाए और थोड़ी देर बाद उनसे पूछा, लाइक हर एक साउंड टोन का नंबर दिए थे 1 2 3 4 5 इस तरह से सो ऑन इन्होंने नंबर दिए। एंड थोड़ी देर बाद लोगों से वही साउंड दोबारा कोई ना कोई, फॉर एग्जाम्पल रैंडमली मैं 3 नंबर वाला साउंड लोगों को सुना रही हूँ और पूछ रही हूँ कि ये कौन से नंबर का था। तो ऐसे जब इन्होंने किया ना, तो लाइक 5 to 6 4 कम से कम 4 to 5 टोन्स जो है ना लोगों ने बहुत ईजीली रिमेंबर कर लिए थे कि हाँ ये वाला, ईजिली पहचान लिए थे कि ये 3 नंबर का टोन था, ये 4 नंबर का टोन था, ये 10 नंबर का टोन था। लेकिन जब 5 टोन से ज़्यादा इन्होंने साउंड सुनाए ना, तो लोग कंफ्यूज होना स्टार्ट हो गए कि ये पता नहीं कौन सा वाला था। ये क्यों हुआ? क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमें चीज़ें इजी लगी, हमने रिमेंबर किया, क्योंकि 7 नंबर अगर लोग रिमेंबर कर पा रहे हैं, जैसे कि मैंने 5 to 9 आपको बोला था, एवरेज 7 बोला, 5 to 9, तो किसी ने तो 5 चीज़ों को अच्छे से रिमेंबर कर पाए, कुछ लोग 7 कर पाए, कुछ लोग 9 कर पाए, कुछ लोग 6 कर पाए, तो कुछ लोग 10 भी कर पाए। तो इस तरह से जो कैपेसिटी होती है सबकी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे मिलर्स मैजिक नंबर का यही मतलब है कि इंडिपेंडेंट जो चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो टोन थे वो भी इंडिपेंडेंट ही थे, एक दूसरे से कहीं रिलेटेड तो नहीं थे। तो इंडिपेंडेंट स्टिमुलस या फिर इंफॉर्मेशन जो होती है उसको लोग कम से कम 7 जो स्टिमुलसेस हैं या इंफॉर्मेशन है उसे रिमेंबर कर पाते हैं एक बार में। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लें तो हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी इंसान को देखा, उसको हमें डिस्क्राइब करना है तो किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, उसके शेप ऑफ फेस कैसी थी, फेशियल हेयर्स थे या नहीं, हेयर कलर, हेयर स्टाइल, मतलब ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 चीज़ें बता पाते हैं, इससे ज़्यादा हम एक बार में देख कर किसी को क्या ही पता लगा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फ़ोन नंबर की बात होती है। आप किसी का मोबाइल नंबर याद करते हैं, सो मोबाइल नंबर में हमारे पास 10 नंबर्स होते हैं, 10 नंबर्स होते हैं। वो 10 के 10 नंबर हम लोग याद कर लेते हैं। कैसे? हम उसे चंक्स में डिवाइड करते हैं। लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ, 9876543210। मान लीजिए एक मोबाइल नंबर है, इसे आपको याद करना है, तो या तो आप 2 के चंक्स बनाएंगे या फिर आप 3 के चंक्स बनाएंगे और तब याद करेंगे। आप ऐसे तो नहीं याद करेंगे 9 8 7 6, ये इस तरह से तो आप किसी का मोबाइल नंबर याद करते नहीं हैं। आप कैसे याद करते हैं? 9876543210 या फिर 9876543210, इस तरह से आप याद करते हैं क्योंकि आपने उसके चंक्स बनाए। तो जब हमने चंक्स बनाए, मान लीजिए हमने 3 का यहाँ पे चंक बनाया है, तो हमने 3 नंबर कैसे याद किए? हमने 987 को याद किया 1 चंक, 654 सेकेंड चंक, 3210 थर्ड चंक। तो हमने यहाँ पे 1 2 and 3 चंक्स को याद किया। ओके, लेकिन हमने 10 के 10 पूरे नंबर याद कर लिए। अब इससे आप ये कह सकते हैं कि मिलर की जो एक्सपेरिमेंट था वो गलत था? नहीं, क्योंकि मिलर ने कहा था कि आप एक बार में देखकर 7 चीज़ों को याद रख सकते हैं अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, STM में। लेकिन जब आप मोबाइल नंबर याद कर रहे हैं तो वो कहाँ जा रहा है? आप बार बार आप इसकी फ्रीक्वेंट रिपीटिशन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बार में देख के तो ऐसे याद किया नहीं आपने, बार बार रिपीटिशन किया, रिहर्स किया इसे। तो रिहर्स और रिपीटिशन के बाद ये चीज़ कहाँ चली जाती है? आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, तब आपको याद रहती है। और अगर मैं शॉर्ट टर्म की भी बात करूँ कि थोड़ी देर के लिए आपको याद रही है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं गई है, तब भी आप चंक्स याद कर रहे हैं। तो 1 2 and 3 आपने चंक्स याद किए हैं। तो 3 चंक्स याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी एक एवरेज सी चीज़ है। आपने 10 नंबर नहीं याद किया, आपने 3 चंक्स याद किए। तो मिलर का एक्सपेरिमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल है मेरे दोस्त। नेक्स्ट जाते हैं हम। नेक्स्ट चीज़ है कि STM में हम 3 बेसिक ऑपरेशंस करते हैं। फर्स्ट इज़ आइकॉनिक मेमोरी, जिसमें आइकॉनिक मेमोरी में क्या होता है? इट इज़ एबिलिटी टू होल्ड विजुअल इमेजेस। जो हम चीज़ें देखते हैं उसको याद रखने की जो एबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसे हम कहते हैं आइकॉनिक मेमोरी। ओके, सो आइकॉनिक मेमोरी, आई से याद रख सकते हो आप। आई इज़ फॉर आई, तो हम जो देख रहे हैं उसकी क्या बन रही है? इमेज बन रही है, और वो इमेज को हम याद कर पा रहे हैं, दैट इज़ आइकॉनिक मेमोरी। सेकेंड थिंग इज एकॉस्टिक मेमोरी। एकॉस्टिक मेमोरी क्या होती है? जो चीज़ें हम सुनते हैं, जो साउंड हम सुन रहे हैं, उन्हें याद रखने की जो एबिलिटी होती है, दैट इज़ कॉल्ड एकॉस्टिक मेमोरी। अब जो एकॉस्टिक मेमोरी होती है ना, ये लॉन्गर देन आइकॉनिक मेमोरी होती है। जो चीज़ें हम देखते हैं वो हमें इतने ज़्यादा टाइम के लिए नहीं याद रहती, जबकि
जो चीज़ें हम सुन रहे हैं ना वो हमें लंबे टाइम तक याद रहेगी, वो इमेजेस से ज़्यादा हमें ऑडिटरी चीज़ें याद रहती हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टीचर ने बोर्ड पे कुछ लिखा, आपने वो देख लिया, आपको याद रहेगा, आपने देखा था वो लिखा था याद रहेगा। टीचर ने लेक्चर दिया, वो आपने सिर्फ सुना, वो आपको उससे थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए याद रहेगा। बट वहीं पे आप ऑडियो विजुअल दोनों कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी जा रहा है कुछ बोर्ड पे और आप सुन भी रहे हो उसी चीज़ को, तो वो चीज़ें आपको बहुत लंबे टाइम तक, ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रह सकती है एज़ कम्पेयर टू द आइकॉनिक एंड अकॉस्टिक मेमोरी इंडिविजुअली। तो इसीलिए ज़्यादातर जो आप लोग कहते हैं ना कि मूवीज़ में हमने यही चीज़ देखी थी, हमने बुक में ये चैप्टर पढ़ा, हमें इतना नहीं याद रहा, लेकिन जब हमने मूवीज़ में देखा तो हमें बहुत लंबे टाइम तक याद रहा, क्योंकि मूवीज़ में ऑडियो विजुअल दोनों चल रहा है। आपकी आइकॉनिक मेमोरी भी वर्क कर रही है, आपकी अकॉस्टिक मेमोरी भी वर्क कर रही है। अभी जो यहाँ मैं वीडियो में पढ़ा रही हूँ आपको, तो यहाँ भी आपकी आइकॉनिक मेमोरी भी वर्क कर रही है, आपकी अकॉस्टिक मेमोरी भी वर्क कर रही है। हाँ, आप में से कुछ लोग होंगे जो स्क्रीन पर नहीं देख रहे होंगे, वो सिर्फ सुन रहे होंगे, तो उनकी अकॉस्टिक मेमोरी वर्क कर रही है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो उन्हें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ देख देख के जल्दी जल्दी कहाँ कहाँ अंडरलाइन करिए, बस उतनी चीज़ों को अंडरलाइन करो, उतनी चीज़ें पढ़ लो और एग्जाम दे आते हैं, तो उनकी आइकॉनिक मेमोरी वर्क करेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अंडरलाइन ये भी देख रहे हैं, यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बताई थी, या फिर ये चीज़ इन्होंने इतने अच्छे से समझाई थी, तो वो चीज़ हम समझ लेते हैं, एज ए एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर हम एग्जाम पे तो लिख ही देंगे अपने आप से। तो उनकी मेमोरी जो है एज़ कम्पेयर टू दे प्रीवियस बोथ, वो थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए रहेगी। और आप उसे ही रिपीट कर लेंगे, रिहर्स कर लेंगे, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। देन थर्ड वन इज़ वर्किंग मेमोरी। तो वर्किंग मेमोरी में क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग मेमोरी। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। एंड इट रिलेट टू वॉट वी आर थिंकिंग अबाउट एनी गिवन मोमेंट इन टाइम। वर्किंग मेमोरी का क्या मतलब हुआ कि इस टाइम हम जिस बारे में सोच रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारी जो मेमोरी है दैट इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी। वर्किंग मेमोरी जो होती है ना, बहुत कम टाइम के लिए होती है, वो बहुत लंबे टाइम तक के लिए नहीं होती कि स्टोर करके रख दी जाए, सजा दी जाए और जब टाइम निकलेगा तभी निकालेंगे उसे। वर्किंग मेमोरी वो है जो अभी की अभी वो हमारे पास मेमोरी है और वो यूज़ होती जा रही है साथ के साथ। वर्किंग का ये मतलब नहीं है कि काम के लिए ही यूज़ हो रही है, बट वो यूज़ होती जा रही है मेमोरी, दैट इज़ कॉल्ड वर्किंग मेमोरी। वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। फ्रूट की टर्म में अगर हम इसे कहें तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉन्शियस मेमोरी, क्योंकि कॉन्शियसनेस में ही तो हम काम कर रहे हैं। जब हम कॉन्शियस है तभी हम काम कर रहे हैं, सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियसनेस में तो वो मेमोरी नहीं आएगी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी इज कॉल्ड वर्किंग मेमोरी और कॉन्शियस मेमोरी। इट इज़ क्रिएटेड बाय आर पेइंग अटेंशन टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। यही मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस हमें मिला था, जो भी हमने चीज़ें सेंस की थी, उस पर जब हम अटेंशन पे करते हैं तो हमारी जो स्टिमुलस है, जो वेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो हमारी सेंसरी मेमोरी थी, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। सो बस यही है। देन अगर हम उस शॉर्ट टर्म मेमोरी पे थोड़ा और फोकस कर लेते हैं, थोड़ा ये रिपीटिशन और रिहर्सल्स कर लेते हैं, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो नाउ लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, इट इज़ रिलेटिवली परमानेंट स्टोरेज। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है, ये एक परमानेंट स्टोरेज है। मतलब रिलेटिवली परमानेंट बोला, रिलेटिवली परमानेंट का मतलब ये कि मैं इतना नहीं कह रही हूँ कि परमानेंट स्टोरेज है। आप कहोगे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में मेरे कोई चीज़ थी, अब चली गई, आपने तो कहा था परमानेंट स्टोरेज है, पर ये तो परमानेंट नहीं रही। तो भाई रिलेटिवली परमानेंट है। मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म मेमोरी इतनी परमानेंट नहीं है, बट लॉन्ग टर्म मेमोरी इज़ परमानेंट, क्योंकि शॉर्ट टर्म तो वर्किंग मेमोरी थी, साथ के साथ खर्च करते जा रहे थे हम उसे, यूज़ करते जा रहे थे हम उसे। खर्च करने का ये मतलब नहीं है कि आपने कोई किसी चीज़ को रिमेंबर किया उसके बाद भूल गए, डिके नहीं हुई है, यूज़ कर रहे थे आप उस मेमोरी को। लॉन्ग टर्म मेमोरी परमानेंट स्टोरेज होती है, रिलेटिवली परमानेंट, और इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 4 तरह की इन्फॉर्मेशन है, A, B, C, D। आपको लगता है कि जो ये अब आप इसमें से देखेंगे किन किन चीज़ों का आपको मीनिंग समझ आ रहा है। आपको लगता है कि ये और ये मीनिंगफुल है, ये तीनों आपकी मीनिंगफुल है, डी आपकी मीनिंगफुल नहीं है, इसको आपने हटा दिया। देन इम्पॉर्टेंट कौन सी है, बी आपकी इम्पॉर्टेंट है, ए और सी आपको इम्पॉर्टेंट नहीं लगी। तो आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि ये जो बी वाली इन्फॉर्मेशन है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके जाके स्टोर हो जाएगी। क्यों?
इन दोनों के भी चांसेस हैं, ए और सी के, क्योंकि ये दोनों भी आपके लिए मीनिंगफुल थी। आपको समझ आ रहा था कि ये इन्फॉर्मेशन है क्या, तो ये चीज़ें जाके स्टोर हो रही थी, बट आपको बी लगा, आपको समझ भी आ रही है और आपको इंपॉर्टेंट भी लग रही है, तो ये सबसे पहले जाके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगी, बहुत लंबे टाइम तक होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप याद कर लो क्योंकि आपके एग्जाम में आ जाएगा, इसे अच्छे से समझ लो। तो आप क्या करोगे कि इसमें जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उसमें से जो जो पॉइंट्स आपको समझ आएंगे ना, आपका जो ब्रेन है वो इनकोड कर लेगा अच्छे से और आप उसे समझ लोगे, आपको मीनिंगफुल लगता है, वो चीज़ें आप याद रख पाओगे एग्जाम टाइम पे, वही चीज़ें लिख के आओगे। लेकिन कुछ लाइन्स ऐसी होंगी जो मैंने बोली बट आपको समझ नहीं आई, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएंगी। ओके, देन मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपके माइंड में क्लिक कर गया कि ये इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ आ रही है कि ये टॉपिक सच में इंपॉर्टेंट है, ये मेरे काम आएगा आगे, तो इसे मैं स्टोर करके रख लूँ। नॉर्मल डेली लाइफ में भी होती है ना चीज़ें कि ये चीज़ हमारे काम आएगी, इसे स्टोर करके घर में रख लो, ये चीज़ काम नहीं आएगी, इसे फेंक दो। तो जो आपको इन्फॉर्मेशन लगती है कि आपके काम की नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है, उसे आप फेंक देते हो, और दैट इज़ कॉल्ड डीके, या फिर आप डिस्कार्ड कर देते हो उस इन्फॉर्मेशन को और लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं लेते हो। ओके, देन इट इज़ नॉट। अब STM से LTM में कैसे जाता है, STM से इंफॉर्मेशन LTM में कैसे जा रही है, तो ये इनकोडिंग की वजह से आ रही है। आपका ब्रेन किस तरह से इनकोड कर रहा है, मतलब कितने अच्छे से उसको समझ रहा है आपका ब्रेन, तो उस तरह से इंफॉर्मेशन जो है आपके LTM में जाती है। नाउ कोई आपके पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है, ये कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है। STM में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन हो या सिंपल इन्फॉर्मेशन हो, एक बार में अगर मैंने कहा कि आपको 5 से 7 चीज़ें याद रहेंगी तो याद रहेंगी, चाहे वो कॉम्प्लेक्स है, चाहे सिंपल है, चाहे वो एक दूसरे से रिलेटेड है, चाहे नहीं है, लेकिन वो हो सकती हैं। थोड़े टाइम के लिए तो याद करना है भाई, इतनी थोड़ी ना प्रॉब्लम है कोई, तो याद रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अब वही कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को आपने डिवाइड कर दिया चंक्स में, या फिर आपने उसे ऑर्गेनाइज कर लिया अच्छे से। ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हो कि ये इन्फॉर्मेशन इस तरह की है, ये उस तरह की है, तो वो चीज़ें ईजीली आपकी कहाँ जा सकती हैं, LTM में जा सकती हैं। तो हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो ये जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है, जिसकी वजह से जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है या फिर जो इमोशनल कंटेंट से जुड़ी हुई है वो हमारी LTM में जा रही है। इमोशनल कंटेंट जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमारे इमोशन से जुड़ी होती हैं, तो वो चीज़ें हम ज़्यादा टाइम तक याद रख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने बचपन की बहुत सारी चीज़ें नहीं याद होंगी, स्कूल में क्या हुआ था, स्कूल में लाइक 25 स्टूडेंट्स का आपका बैच हो, आपको उन 25 के 25 बच्चों का नाम नहीं याद होगा, कौन क्या करता था, कौन टॉपर था, कौन क्या था, नहीं याद होगा, ठीक है, बट आपको अपने फ्रेंड्स का नाम याद होगा, वो क्या क्या करते थे याद होगा, वो लंच में क्या लाते थे ये याद होगा, आपकी जो फेवरेट टीचर थी वो आपको याद रहेगी। सारे टीचर्स नहीं याद रहेंगे बट आपकी फेवरेट टीचर याद रहेगी। सो ये क्यों याद रहा, क्योंकि ये आपकी इमोशन से जुड़ा हुआ है, आपकी फ्रेंडशिप आपकी इमोशन से जुड़ी हुई है। अब बचपन में आपके बर्थडे पे आपके पेरेंट्स ने कैसा सेलिब्रेशंस किया था वो आपको याद है, आपकी एनिवर्सरी पे आपके हस्बैंड ने आपको क्या गिफ्ट दिया या आपकी वाइफ ने आपको क्या सरप्राइज़ दिया, ये आपको याद है क्योंकि वो आपके इमोशन से जुड़ा है। ओके, किसी की शादी हुई, शादी में फूफा ने कौन सा ऐसा डायलॉग बोला था जिसकी वजह से झगड़ा हुआ था, ये सबको याद है। सो ये सारी चीज़ें आपके इमोशन से जुड़ी हुई है, इसलिए आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत ईजीली चली जाती हैं। और कुछ चीज़ें जो मीनिंगफुल होती हैं वो भी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। सो अगर मोर कंक्रीट लेवल पे हम बात करें तो यूज़ ऑफ चंकिंग हैज़ बीन प्रूवन टू बी अ सिग्निफिकेंट एड फॉर इनहांसिंग STM इनटू LTM। तो जब हम कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं तो ज़्यादा इजी रहता है वो हमारे LTM में जाने के लिए। तो ऐसे ही जैसे हम स्टडीज़ के लिए भी हम क्या बात करते हैं कि चीज़ों को चंक में डिवाइड कर लो। कोई बहुत बड़ा टॉपिक है, वो आपको नहीं समझ आ रहा, आपको नहीं याद हो रहा है, आप कितनी मेहनत करे जा रहे हो, एग्ज़ाम पास में आ रहा है और टेंशन में हो तो वैसे नहीं याद हो पा रहे हैं, तो उस बड़े से टॉपिक को चंक्स में डिवाइड कर लो। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि स्टेप वाइज याद करो, या उसका फ्लो डायग्राम बना लो, या उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रही हूँ कि ये ऑल्सो से लेकर बेटर तक का आपको सारी लाइनें याद करनी है, तो सारी लाइनें आप एक बार में तो याद नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं
कि छोटे बच्चों से बोलते हैं ना, तो ऐसे कर कि यहाँ से लेकर यहाँ LTM तक याद कर ले, फिर रिमेंबर से लेकर यहाँ तक याद कर लो, फिर चंक से लेकर बेटर तक याद कर लो। तो इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट में डिवाइड करने की वजह से क्या हुआ कि हमने इसे चंक्स में डिवाइड किया, जिसकी वजह से ये जो सारी की सारी लाइन्स हैं 1 2 3 4 5 लाइन्स हमें बहुत ईजिली याद हो जाएंगी। सो दिस इज़ अ मैजिक ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, और दिस इज़ अ मैजिक ऑफ चंकिंग, ऑर्गेनाइजिंग योर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि अब हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जितनी भी चीज़ें हमने स्टोर करी हैं, जो भी नॉलेज हमने अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करके रखी है ना, उसका हमारे परसेप्शन पे बहुत असर पड़ता है। कैसे कि हमारी मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन पहले से स्टोर्ड है ना, वो इन्फ्लुएंस करती है हमें कि हमारा परसेप्शन कैसा होगा, हम किस तरह से अपने वर्ल्ड को देखेंगे, किस तरह से नई इन्फॉर्मेशन हम गेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपके मन में एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग है कि यार मैंने सुना है कि ये चीज़ सही नहीं होती, ये बहुत नेगेटिव है। सो अब उसी के रिलेटेड आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, तो आपके माइंड में पहला वर्ड क्लिक करेगा नेगेटिव, कि यार ये सही नहीं था, मैंने इसके बारे में सुना था। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों ने सुना है कि PhD करना बहुत टफ है, PhD मतलब लोगों से नहीं हो पाती है, कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो आपसे अगर कोई PhD के बारे में कुछ भी बता रहा है कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ ये आ रही है, यार ये टफ चीज़ है, ये बहुत हार्ड है, ये मुझसे नहीं हो पाएगी, रहने देते हैं। क्योंकि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहले से ये चीज़ें स्टोर है, पहले से ये नॉलेज स्टोर है, जिसकी वजह से आपका जो परसेप्शन ही चेंज हो गया। भाई मैं ये नहीं कह रही कि PhD बहुत ईजी है, PhD टफ है, लेकिन ये किसने कहा कि आपसे नहीं हो पाएगी। मे बी आप एडमिशन लो, क्या पता कि आप वन ऑफ द टॉपर निकलो। तो ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो नॉलेज पहले से स्टोर है ना, उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रही है। इसका एक और बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूँ, कुछ लोग डॉग से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्होंने डॉग को बाइट करते हुए देखा, उन्होंने अपने फ्रेंड को या अपनी फैमिली मेम्बर में देखा है कि डॉग बाइट हुई, या उन्होंने खुद को बचपन में किसी ने डॉग बाइट किया, तो अब वो हर डॉग से डर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में पहली चीज़ क्या आ रही है कि डॉग्स जो होते हैं वो काट लेते हैं, ये बाइट कर लेगा, ये खतरनाक है। तो ये चीज़ें हमारी प्रीवियस नॉलेज की वजह से हो रही है। देन नेक्स्ट थिंग, बहुत अच्छी चीज़ है स्कीमा। स्कीमास के बारे में तो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। स्कीमा क्या होते हैं? स्कीमा, इसे चलो मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। जैसे हमारे घर में अलमीरा होती है, अलमीरा में हम क्या बनाते हैं, काफ़ी सारे हमारे डिफरेंट कैबिनेट्स होते हैं। ओके, हम उसे डिफरेंट कैबिनेट में डिवाइड कर देते हैं। तो इसी तरह से हमारा पूरा ब्रेन है, ब्रेन उसमें जो मेमोरी स्टोर्ड है उसके लिए हम स्कीमास बना रहे हैं। तो स्कीमास क्या है? छोटे छोटे कैबिनेट्स हैं जो कि मोर ऑर्गेनाइज्ड हैं, मोर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, दैट इज कॉल्ड स्कीमास। तो स्कीमास क्या हो गए? मेंटल मॉडल्स ऑफ वर्ल्ड। मतलब हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में आई है, उसको हमने डिफरेंट स्कीमास में, मतलब उसे हमने इंटर रिलेटेड नेटवर्क्स ऑफ दीज स्कीमास में स्टोर करके रख लिया है। जैसे कि अच्छा, और बढ़िया सा एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके मोबाइल फ़ोन में या फिर PC में डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं, डिफरेंट फाइल और फोल्डर्स होते हैं। तो उसमें आप चीज़ों को स्टोर करके रखते हो। अब कोई आपकी फ़ोल्डर हो सकता है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का है, एक फ़ोल्डर हो सकता है आपका गूगल का है, एक फ़ोल्डर में आपकी फ़ोटोज़ रखी हैं सारी, एक फ़ोल्डर में कुछ और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अलग अलग फोल्डर्स आपने क्यों बनाए? ताकि जब आपको ये चीज़ें ढूंढनी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अचानक से जो आपने PPTs बनाई है वो आपको देखनी है, प्रेजेंटेशंस, तो आप क्या करोगे? आपका जो PPT वाला फोल्डर है, आप डायरेक्टली उसमें चले जाओगे और उसमें से PPT इजीली निकाल सकते हो। तो ये चीज़ें स्टोर करना भी आपके लिए इजी हो गया कि अलग अलग आपने फोल्डर्स बनाए, उसमें स्टोर कर दिया, और रिमूव करना भी उसमें से इजी हो गया। तो ऐसे ही हमारे ब्रेन में स्कीमास हैं, अलग अलग टाइप के फोल्डर्स बने हुए हैं, जिसमें रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप पहले इनकोड करोगे। हमारा ब्रेन समझेगा कि ये अच्छा इस तरह से रिलेटेड है, ये उस वाली इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, उस स्कीमा में उसे डाल देता हूँ। जब मुझे इसे रिमेंबर करना होगा, ईजिली मैं रिमेंबर कर सकता हूँ ये समझ के। तो हमारा ब्रेन अपने आप में किसी कंप्यूटर से कम नहीं है।
बल्कि ज़्यादा ही है। हमारा ब्रेन बहुत कुछ कर लेता है जो हम भी नहीं जानते। अभी तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें इतना कुछ पता चल रहा है। ओके, सो स्कीमास जो होते हैं वो क्लोजली लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी का स्टोरेज होता है ना, वो ऑर्गेनाइज होता है स्कीमास में, जैसे कि मैंने बताया। तो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, उन एग्जिस्टिंग स्कीमास को पहले एक्टिवेट कर लेते हैं बिफोर प्रेजेंटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। कई बार क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, जैसे कि मैंने कोई से भी आपसे क्यूरियोसिटी अराउजिंग क्वेश्चन, मैंने कोई आपसे क्वेश्चन पूछा कि ये चीज़ कैसे होगी, या कुछ क्यूरियोसिटी अराउज कर दी, तो सबसे पहले मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो उसके आंसर के लिए आप न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं देखोगे, क्या जाऊँ मैं बुक पढ़ लूँ इसमें से मुझे पता चल जाएगी। आप कहोगे पहले मेरे दिमाग में भी तो कुछ चीज़ें हैं, इसके रिलेटेड मैंने कुछ सुना है या कुछ पढ़ा है, तो आप पहले जो आपके एग्जिस्टिंग स्कीमास हैं उन्हें एक्टिवेट करोगे, उसमें से रिमेंबर करने की कोशिश करोगे कि क्या इन्फॉर्मेशन कुछ मेरे पास है इसके रिलेटेड या नहीं। देन आप न्यू इन्फॉर्मेशन की तरफ जाओगे। सो LTM जो होता है वो लोगों के परसेप्शन को भी इन्फ्लुएंस करता है थ्रू टॉप डाउन प्रोसेसिंग। आवर प्रायर नॉलेज अफेक्ट्स हाउ वी परसीव सेंसरी इन्फॉर्मेशन। सो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी LTM है वो हमारे परसेप्शन को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है। टॉप डाउन प्रोसेसिंग होती है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास एग्जिस्टिंग कितनी नॉलेज है। एग्जिस्टिंग नॉलेज के बारे में हमने देखा, हमारे पास ये नॉलेज है। अब वो हमारी इन्फ्लुएंस करेगी नई नॉलेज को। ओके, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो बार बार इन्हीं चीज़ों को बताने का कोई मतलब नहीं है। तो कभी कभी हम इसी की वजह से, जो हम कहते हैं ना कि हम बायस हो जाते हैं किसी एक चीज़ को लेकर, तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी ना, वो जिस तरह से थी वो इन्फ्लुएंस कर रही है हमारी आगे की नॉलेज, या जो भी हम अभी सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, या फिर कोई भी नई नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो वो उसे इन्फ्लुएंस करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो हमारा मेमोरी का पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉग्निटिव इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग बताऊँगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इस टॉपिक को आप लोग स्किप मत करना। और अगर मेमोरी वाले टॉपिक में आपको कुछ समझ नहीं आया है, या फिर और कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई अच्छे एग्जाम्पल्स देना चाहते हैं इसके रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। तब तक के लिए, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी ये एग्ज़ाम में हेल्प कर सके। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू अगेन, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग।